आज के आपके करंट अफेयर्स 28 जुलाई 2021 के सबसे पहला करंट अफेयर, अगर आपने न्यूज देखी हो, असम और मिजोरम की बॉर्डर पे दोनों स्टेट की पुलिस सीआरपीएफ इनमें झड़प हो गई थी, ठीक है। और झड़प के चलते हुए फायरिंग भी हो गई थी और पुलिस वालों की कुछ की डेथ भी हो गई। तो ये इंडिया की हिस्ट्री का एक बहुत ही इंडिया की हिस्ट्री और ज्योग्राफी का एक बहुत ही दिलचस्प चीज है, एक बहुत ही यूनिक चीज है कि वैसे ना हमारी स्टेट्स के बॉर्डर्स में कभी डिस्प्यूट होते नहीं है, और अगर डिस्प्यूट होते भी हैं कहीं पे, उन्हें बहुत ही पीसफुली रिजॉल्व कर लिया जाता है, ठीक है। दिख रहा है जतिन? थोड़े दीवार के साइड लग जाओ, ठीक है। हाँ, तो आपके असम और मिजोरम की बॉर्डर पे अभी रिसेंटली ये सारी झड़प हुई थी। इसका कारण क्या है? इसका बेसिकली 165 किलोमीटर दोनों की बॉर्डर चलती है। इसमें हुआ क्या था, ओरिजिनली आपका जो आज मिजोरम स्टेट है ना, ओरिजिनली ये भी असम का ही पार्ट था, ठीक है। तो असम स्टेट का ही मिजोरम हिस्सा था, एक डिस्ट्रिक्ट होता था एक असम, सॉरी मिजोरम एक डिस्ट्रिक्ट होता था असम का। ये ब्रिटिश के टाइम से उन्होंने इस तरीके से इसे एग्जिस्ट करवाया। अब इसी के चलते हुए जब बाद में मिजोरम पहले यूनियन टेरिटरी बनी, और यूनियन टेरिटरी के बनने के बाद जब उसे पूरा स्टेटहुड मिला, कुछ एरियाज जो मिजोरम कहता है कि हमारे एरिया में होने चाहिए। देखो मिजोरम, ये असम जो एरियाज है ना, ये ट्राइबल एरियाज है। वहां पे क्या है, बहुत ज्यादा सेंटिमेंट जुड़े होते हैं ये पहाड़ों से भी। जैसे आपके ना ट्राइबल्स में एक बहुत बड़ी फीलिंग होती है, खासकर नॉर्थ ईस्ट में एक कंसेप्ट होता है सन ऑफ सॉइल। सन ऑफ सॉइल नाम से के धरती के पुत्र के अपनी जिस भी वो लैंड को बिलोंग करते हैं, उस लैंड के लिए ना वो ओवर प्रोटेक्टिव, ओवर पोजेसिव होते हैं। तुम अगर कहोगे कि मुझे इस पहाड़ से हाईवे भी पास करवाना है, दंगे हो जाएंगे वहां पे, क्योंकि उनका मानना है ये जो पहाड़ हैं ये हमारे इंसेस्टर है। तो लिटरली तुम हमारे इंसेस्टर्स के ऊपर से सड़कें बना रहे हो, उनके ऊपर फील्ड बना रहे हो। तो इसके कारण मिजोरम जब स्टेट बनी, मिजोरम में सबसे बड़ी जो ट्राइब है वो मिजो है, उसी के नाम से वो पूरी स्टेट का नाम है मिजोरम, ठीक है। तो वैसे ही और जो अब वो मिजोरम जो मिजो जो ट्राइब है ना, वो कुछ और पहाड़ जो कहती है कि हमारे ही रहे हैं, हमारे कल्चर से जुड़े हुए हैं, वो ना असम में है। वो कहते हैं कि ये पहाड़ भी हमारी साइड करो, ये बॉर्डर असम और मिजोरम की गलत खींची हुई है, थोड़ी उस साइड होनी चाहिए, असम की साइड। असम कहता है कि ये बॉर्डर बनी हुई है, इसे हम ही मेंटेन करेंगे। तो फिर होता क्या है, कई इलाकों में अब मिजोरम की कई बारी पुलिस चली जाती है, कई बारी असम की पुलिस उधर चली जाती है। नहीं तो पुलिस अपने जुरिस्डिक्शन में काम करती है ना, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग जुरिस्डिक्शन है। तो हुआ क्या है, अभी रिसेंट एपिसोड में इस मंडे हुआ है, आपके कुछ असम के पुलिस पूरी कॉन्वॉय अपने डीआईजी के साथ कुछ गांव में गए, कुछ फार्म्स विजिट पे। वहां पे मिजोरम की पुलिस भी पहुंच गई कि तुम हमारे इलाके में कैसे आए हो। दोनों में झड़प हो गई और आपस में ही पुलिस में फायरिंग हो गई, ठीक है। दोनों स्टेट की पुलिस में फायरिंग हो गई। तो इसके चलते हुए आपके ये डिस्प्यूट और ज्यादा बढ़ गया, ठीक है, और यही हाईलाइट हुआ है। इसी के चलते हुए फिर आपकी यूनियन होम मिनिस्ट्री को इंटरफेयर करना पड़ा, ठीक है। आपके अमित शाह होम मिनिस्टर है, उन्हें साथ के साथ नॉर्थ ईस्ट भागना पड़ा, क्योंकि कोई पता नहीं होता नॉर्थ ईस्ट में ना इतना छोटा सा इवेंट कब बहुत बड़ा बन जाए। इसी से लोग वहां पे हथियार उठा लेते हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट ना इन चीजों को लेके बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। वहां पे जैसे हम वैसे यहाँ बैठे हुए हम जब सबसे ज्यादा मिलिटेंसी या टेररिज्म बारे सुनते हैं, हमारा हमेशा फोकस जम्मू कश्मीर पे रहता है। पर अगर तुम आर्मी की वो रिपोर्ट्स देखोगे, तुम्हें डियरनेस अलाउंस सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है, तुम जब कहाँ पोस्टेड होते हो, सबसे ज्यादा आर्मी को कंपनसेशन नॉर्थ ईस्ट में है, क्योंकि वो टेररिज्म के मामले में वो जगह बहुत ही खतरनाक है आर्मी के, ठीक है। क्योंकि बहुत ही डेंस फॉरेस्ट है, कब कहाँ पे एम्बुश हमला हो जाता है किसी को पता भी नहीं चलता।
तो इस कारण वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव। और करते क्या है, पोरस बॉर्डर्स है, साथ में म्यांमार लगता है, इंडिया में हमला किया, म्यांमार में भाग जाता है। तो इस कारण, और हमारे इंडिया में बहुत मुश्किल से हमने वहां पे अब स्टेट्स धीरे धीरे स्टेबल की हैं। मिजोरम अब टेररिज्म से बाहर है, एक टाइम पे मिजोरम में भी टेररिज्म था। तो ये बहुत बड़ा इश्यू है कि ऐसा ना हो कि अचानक फिर से मिजोरम में लोग हथियार उठा रहे। तो बहुत मुश्किल से पीस लेके आए हैं। जो मिजोरम को एज अ स्टेट बनाया गया, उसे स्टेट बनाने का कारण ही ये था। जो टेररिस्ट ग्रुप है उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज बनाने का फिर फैसला किया जब उनके एज अ स्टेटहुड की डिमांड मानी गई कि हाँ हम मिजोरम को अलग स्टेट बना देंगे, तुम अपने खुद के कानून अपने खुद के इलाके में बना सकोगे, ठीक है, तुम्हें ये फ्रीडम्स देनी पड़ती। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल भी एग्जिस्ट करता है। कश्मीर को कौन सा आर्टिकल मिला हुआ था? 370, जो खत्म किया था 370। वो इकलौता आर्टिकल नहीं था, और जम्मू कश्मीर इंडिया में इकलौती स्टेट नहीं है जिसे स्पेशल प्रिविलेज मिली थी। 371 करके भी कानून एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, ये आगे 371 ABC करके बहुत सारे हैं ये। तो अलग अलग स्टेट्स के लिए, मणिपुर के लिए अलग, मिजोरम के लिए अलग, त्रिपुरा के लिए अलग, अरुणाचल प्रदेश के लिए अलग, गुजरात महाराष्ट्र के लिए अलग। वहां पे क्या जरूरत है गुजरात महाराष्ट्र में? वहां पे कारण अलग है। ये जो आर्टिकल 371 के आगे पार्ट्स बताए ना, ये पॉलिटी में पढ़ोगे, ये कुछ प्रोविजंस ऐसी हैं क्योंकि आपके ना बिल्कुल अगर सेंट्रल इंडिया देखोगे, गुजरात का मतलब इंडिया का सेंट्रल पोर्शन यहाँ सबसे टॉप पे बना के रखता हूं। ये देखो यहाँ पे आपकी महाराष्ट्र और ये गुजरात की स्टेट जो है, गुजरात यहाँ तक पड़ गया, और इस साइड ये महाराष्ट्र की जो स्टेट है, यहाँ पे ये जो इलाके पड़ते हैं ना, इनमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो है पानी की। आप अक्सर, अब तो खैर मानसून आ गया, मानसून से पहले इस साल अभी पानी की इतनी कोई कमी नहीं पड़ी। जिस साल बारिश नहीं होती ना, लेट्स सपोज कोई पूरा साल निकल के बारिश नहीं हुई, उससे अगले साल ये खबरें पक्का आती होती हैं कि विदर्भ में बहुत बुरा हाल है, सौराष्ट्र में बहुत बुरा हाल है। ये विदर्भ महाराष्ट्र का एरिया है, सौराष्ट्र गुजरात का एरिया है। यहां पे इतनी ज्यादा पानी की कमी है। सौराष्ट्र की जैसे बात बताता हूँ, सौराष्ट्र में रोज ट्रेन पानी लेके जाती हैं। सौराष्ट्र के लोगों को पानी ना मिले अगर इंडियन रेलवे ना चले, रोज के रोज पानी जाता है, फिर उनकी पाइप्स में सप्लाई होता है। तो जगह जगह से पानी भर के सौराष्ट्र में दिया जाता है। यही प्रॉब्लम विदर्भ में, ये बहुत ही ज्यादा गरीबी भरे एरिया है, इसीलिए एग्रीकल्चर फेल हुआ है, एजुकेशन है नहीं, सड़कें हैं नहीं, कुछ नहीं है यहाँ पे। तो इस कारण इस एरिया के ऊपर स्पेशल फोकस देना पड़ता है। मतलब वो तो सोचने वाली बात है कि अगर हमारे पास ये नहीं है, करण जी कोई बात नहीं, जा सकते हो, सारे उधर देख रहे हैं ठीक है, करंट से ज्यादा आप जरूरी हो गए तो कर क्या रहा है ये आदमी, तो इसलिए ये सारा आर्टिकल्स आपके कॉन्स्टिट्यूशन में डाले गए थे। ऐसे ही 370 भी इसी पार्ट का हिस्सा था। 370 खत्म कर दिया गया है, पर अगर कभी पेपर में ये स्टेटमेंट बन के आए पॉलिटी की कि इंडिया में सारी स्टेट्स बराबर ट्रीट की जाती हैं, ये स्टेटमेंट गलत है। सेंटर के मुताबिक भी सारी स्टेट्स को बराबर की ट्रीटमेंट नहीं मिलती। सबसे पहला जो सबसे बेसिक डिफरेंस मैं आपको बताता हूं, जैसे कोई सेंटर की स्कीम होती है ना, ठीक है, उसमें क्या होता है कि 60-40 की रेशियो होती है कंट्रीब्यूट करने की। जैसे कि जितनी भी आपकी इंडिया की स्टेट्स है ना, 60% जो सेंटर की स्कीम है कोई भी, 60% पैसा सेंटर देता है, उसका 40% पैसा स्टेट को देना होता है। पर जो आपकी हिमालयन स्टेट्स हैं, ठीक है, जो जहां पे हिमालयस पड़ जाते हैं, यहां पे रेशियो है 90-10 की, कि 90% सेंटर देगी, 10% स्टेट को देना। उसका कारण है क्योंकि हिमालयस में रेवेन्यू के सोर्स कम है, तो वो स्टेट्स कंपैरेटिवली गरीब है, तो वो उतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो सेंटर ज्यादा बर्डन ले लेता है। तो यहां पे इनइक्वालिटी आ गई। दूसरी इनइक्वालिटीज में ये जो आर्टिकल इंसर्ट किए गए हैं, इसमें कैसी प्रिविलेजेस मिलती हैं, जैसे कि आपके सेंटर के सारे कानून, जो सेंट्रल पार्लियामेंट ने जो कानून बनाए हैं, हमारे ऊपर क्या होता है, जैसे हम पंजाब हरियाणा हिमाचल किसी भी स्टेट में रह रहे हैं,
कोई भी कानून आपका जो सेंटर में बना वो हमारे ऊपर अपने आप अप्लाई हो जाता है, ठीक है। पर ये जो इलाके हैं यहां पे सेंटर का हर कानून अपने आप अप्लाई नहीं होता, उसके लिए प्रेसिडेंट या वहां के गवर्नर को अलग से परमिशन देनी पड़ती है कि ये कानून यहां अप्लाई होगा या नहीं होगा, और होगा तो कोई चेंजेस करने हैं तो क्या होगा, ठीक है। इस कारण इन स्टेट्स में कल्चर बहुत अलग है। जैसे अभी आपके ना म्यांमार में डिस्टर्बेंस छिड़ी हुई है, मिजोरम एक और चीज में भी आपका न्यूज में था इससे पहले, ठीक है। आपके म्यांमार में फेब में आपका मिलिट्री ने तख्ता पलट कर दिया था। इस फेब में आपकी वहां पे मिलिट्री ने डेमोक्रेसी की सरकार गिरा दी और अपना खुद का राज एस्टैब्लिश कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, आपके म्यांमार से ना बहुत सारे, म्यांमार की मिजोरम के साथ जहां पे ये बॉर्डर है हमारी नॉर्थ ईस्ट की, यहाँ पे है म्यांमार, तो ये मिजोरम सबसे लास्ट स्टेट है, ये बॉर्डर लगती है इससे। तो बहुत सारे लोग म्यांमार से भाग के इंडिया की तरफ आए रिफ्यूजी बनने के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है कि हम किसी रिफ्यूजी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमारे तो पहले इतनी आबादी है, कहां से खाना खिला देंगे बाहर वालों को, ठीक है। जैसे कि इससे पहले भी म्यांमार में क्राइसिस आया हुआ है। म्यांमार वैसे एक बुद्धिस्ट कंट्री है, म्यांमार में अलग ही दुनिया में टेररिज्म चल रहा है। म्यांमार में क्या है, म्यांमार में ना एक ग्रुप है, रोहिंग्या मुस्लिम्स। रोहिंग्या वहां का ना एक स्टेट है, वहां की प्रोविंस है, वो ना मुस्लिम्स है। वैसे पूरी कंट्री ज्यादातर बुद्धिस्ट की है, एक वहां पे रोहिंग्या ही एक ऐसा प्रोविंस है जहां पे मुस्लिम्स रहते हैं। वहां पे क्या है, सरकार और आर्मी इन मुस्लिम्स को मार रही है, पूरा जेनोसाइड हो रहा है, उनके गांव जलाए जाते हैं, घर से निकाल के गोली मार दी जाती है। तो ये रोहिंग्या मुस्लिम्स बहुत सालों से भाग के इंडिया और बांग्लादेश की तरफ जा रहे थे। इंडिया में जो रोहिंग्या मुस्लिम आए, अब इंडिया ने क्या एटीट्यूड अपनाया था, इंडिया में क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी के भी थोड़ा फेवर नहीं करती गवर्नमेंट, तो हमने क्या किया, जो भी रोहिंग्या मुस्लिम इंडिया में डिटेक्ट हुए उन सबको पकड़ के वापस म्यांमार को दे दिया, बल्कि अगलों की जान को खतरा है, ठीक है। इसीलिए इंडिया वो कम आए, वो ज्यादातर बांग्लादेश गए। इसका हमने वैसे भी बांग्लादेश, हम दूसरी साइड हम ये भी चाहते थे कि बांग्लादेश जाए इंडिया ना, ठीक है, हमारे ऊपर बर्डन नहीं पड़ता ना, पर हमने बांग्लादेश की हेल्प के लिए बहुत सारे पैसे एड वो सब कुछ पहुंचा दी थी कि इन्हें रख लो। उन्होंने भी अल्टीमेटली क्या किया है, एक बांग्लादेश आपको यहाँ पे देश पड़ता है, ठीक है, ये बांग्लादेश है, उससे थोड़ा सा हटके ना यहाँ समुद्र में बांग्लादेश के कुछ आइलैंड्स हैं, उन्होंने वो सारे रोहिंग्या मुस्लिम्स को इस आइलैंड पे भेज दिया कि यहाँ पे अपना रहन बसेरा बसा लो और यहीं पे रहो, सेफ भी हो और हमारे ऊपर बर्डन भी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही छोड़ दिया, उनके लिए प्रॉपर वो पूरे आइलैंड पे घर बना के दिए हैं, दुकानें बना के दी हैं, पूरी सोसाइटी बसा दी है उनकी, और उन्हें कहा है कि अब यहीं रहो। हाँ, बशनचार ये आपका आइलैंड है, ठीक है, बिल्कुल ये यहाँ पे जो आइलैंड है बशनचार, ये आइलैंड है, ठीक है। अब कमिंग बैक टू आर डिस्प्यूट, असम मिजोरम का जो डिस्प्यूट है, ताकि नॉर्थ ईस्ट में ये झगड़ा ना हो, तो अब देखते हैं आगे गवर्नमेंट क्या फैसला लेती है, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक्स होते हैं। हमारे पूरे नॉर्थ ईस्ट का अगर मैप देखा जाए, ये है हमारा नॉर्थ ईस्ट का मैप, ये बॉर्डर है जो सेंसिटिव हुई पड़ी है इस टाइम, ये असम और मिजोरम। इस साइड मैंने तुम्हें बताया ये जो देश है, यहाँ पे म्यांमार है नीचे तक, यहाँ पे ये बांग्लादेश है, ठीक है। तो इन दोनों की भी यहाँ पे बॉर्डर टच करती है नीचे एक दूसरे से, बांग्लादेश और म्यांमार की। तो कई लोग यहाँ से इसलिए बांग्लादेश भाग गए थे जब रोहिंग्या मुस्लिम्स थे। दूसरा चीज मैं तुम्हें बता रहा था, मिजोरम और भी किन चीजों में अलग है, जैसे मैंने अभी आपको रिफ्यूजीज का बात बताई कि आपके रिफ्यूजीज को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं लेती, पर अभी जब आपका कू हुआ था, जो तख्ता पलट है उसे इंग्लिश में कहते हैं कू दी तात, उसके लिए जो वर्ड होता है, ठीक है, ये वर्डिंग कू दी तात, जैसे हिंदी में तख्ता पलट कह सकते हो, उसे रेफर किया जाता है कि कू हो गया,
कू का मतलब है सरकार, मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया, ठीक है। तो आपके म्यांमार में जब हुआ, बहुत सारे आपके लोग भाग के मिजोरम आने लगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिजोरम की गवर्नमेंट को बोला कि बॉर्डर्स बंद कर दो। मिजोरम की गवर्नमेंट ने मना कर दिया, ये कह के कि ये कुछ लोग जो यहाँ पे भाग के आ रहे हैं उनके रिलेटिव्स यहाँ पे, और ये रियलिटी है। ये जितनी भी आपकी यहाँ पे स्टेट्स है ना, ये जितनी भी बॉर्डर लगती है, अब प्रॉब्लम कहाँ से आती है, ये बॉर्डर को ना आज तक हमने फेंसिंग नहीं की हुई, ये सारी बॉर्डर खुली है, तुम्हें कभी पता ही नहीं चलेगा तुम कब म्यांमार एंटर करके, जंगल में जाते जाते, दोनों साइड जंगल है, और यहां दोनों साइड ट्राइबल रहते हैं। वो ट्राइबल्स कहते हैं ये बॉर्डर्स तुमने बनाई है, ये हमारे लिए नहीं एग्जिस्ट करती, हमारे लिए तो यहां पे भी रिश्तेदार रहते हैं, यहां पे भी रिश्तेदार रहते हैं, हम दोनों साइड आएंगे जाएंगे, और अगर मना करते हो तो अगले हथियार उठा लेते हैं। तो इसके कारण इंडिया को अपनी बॉर्डर यहाँ पे खुली रखनी पड़ती है। इसका फायदा फिर मिलिटेंट्स भी उठाते हैं, इंडिया में हमला करके भाग के उस साइड भाग जाते हैं। पर ये ही रिलेशंस हैं जिसके कारण मिजोरम में जितने रिफ्यूजी आए, मिजोरम ने सबको आने दिया, और मिजोरम ने लिस्ट देने से या उनका काउंट देने से भी मना कर दिया कि हम नहीं देने वाले, सेंटर को नहीं बताने वाले कौन से रिफ्यूजी बाहर से हैं, क्योंकि सेंटर को पता चलेगा, सेंटर अपनी पैरामिलिट्री के थ्रू पकड़ेंगे और निकाल देंगे फिर, ठीक है। लिटरली असम में, जैसे असम में पकड़े गए थे आपके कुछ रोहिंग्या मुस्लिम, उन्हें घसीटते हुए लेके गए हैं घर से बाहर, ठीक है। तो बहुत ही ब्रूटल ट्रीटमेंट इंडिया की मानी गई, पर इंडिया ने एक चीज बोल दी कि इसी दुनिया में ये जो रिफ्यूजीज है ना, ये रिफ्यूजी की प्रॉब्लम कहीं पे भी आ सकती है। जैसे अब अफगानिस्तान में लड़ाई छिड़ रही है, अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान की तरफ भाग रहे हैं, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा रिफ्यूजी क्राइसिस फिर से आने वाला है, पाकिस्तान की बॉर्डर्स पैक्ड पड़ी हैं लोगों से जो अब वहां आना चाहते हैं, अब पाकिस्तान आना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान कंपैरेटिवली तो सेफ है ना अफगानिस्तान से, तो वो उस साइड आना चाहते हैं। पर पाकिस्तान अफोर्ड कैसे करेगा ये सारी चीजों को, पैसा थोड़ी है पाकिस्तान के पास, तो ये सारा का सारा जो बर्डन है अब देखो कैसे हैंडल करते हैं। पर इंडिया क्या कहता है, एक ना यूनाइटेड नेशंस की कन्वेंशन है, रेफ्यूजी कन्वेंशन है 1950 की, इंडिया यही कहता है कि हमने ये कभी साइन ही नहीं की है, तो हमारे इंडिया में रिफ्यूजीज को कोई अगर रिफ्यूजी आता है उसे हम जगह देंगे या नहीं देंगे, हम बाउंड नहीं है। जो उस कन्वेंशन को जो कंट्री साइन कर लेती है ना, यूनाइटेड नेशंस की है, तो उस कंट्री को कोई भी रिफ्यूजी आएगा उसे जगह देनी पड़ती है, पर हमने नहीं साइन की तो हम बाउंड नहीं है, ठीक है। जैसे हमने आपके तिब्बतियंस को रिफ्यूजी स्टेटस दिया है, उन्हें बसाया भी है आपके धर्मशाला साइड पे पूरा, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी थी इसलिए उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो हमारी मर्जी है हमें किसे एक्सेप्ट करना है किसे नहीं करना, हमें कोई फोर्स नहीं कर सकता। पर ह्यूमन कंडीशंस पे देखोगे तो ऑब्वियसली जो भाग के आ रहा है उसे जान की खतरा है, तभी तो वो भाग के यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो दोनों साइड का ट्रिकी क्वेश्चन है। सेकंड करंट अफेयर जो है आपका, ये एक इंडस वैली सिविलाइजेशन का शहर धोलावीरा, कहाँ पड़ता है ये न्यूज बाय चांस ऊपर वाली लिखी गई, दोबारा से ये न्यूज का सोर्स गलत है, ठीक है, ये बाद में एडिट कर दूंगा मैं आपको पीडीएफ देने से पहले। ये ऊपर वाली न्यूज है, वही असम मिजोरम की, यहाँ पे दोबारा से बाई चांस होगी, ध्यान नहीं दिया। धोलावीरा जो आपके इंडस वैली की शहर है एक, जो गुजरात, आज की जो गुजरात की स्टेट है, जिन्होंने इस साल पेपर देना है, इस साल एक्चुअली अगले साल भी, क्योंकि जुलाई आ गया, अगले साल के करंट अफेयर का भी पार्ट बन जाता है। तो ये अपने आप जो आपका इंडस वैली चैप्टर है उसे इंपॉर्टेंस में ले आता है, खासकर इस साल वालों के लिए, तो क्योंकि बहुत ही पेपर के पास आके ये चीज हो रही है, तो ये अपने आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इंडस वैली, अब इंडस वैली बारे पहले थोड़े सा बता दूं मैं, और फिर इस करंट अफेयर में आगे बताऊंगा। देखो नाम से ही क्लियर है ये वैली कहाँ पे थी, मतलब ये पूरे शहर कहाँ बने थे, आपके इंडस के आसपास, इंडस वैली। तो आपकी जहां पे इंडस फ्लो करती है, या इंडस की जितनी भी ये ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे ये सतलुज, ब्यास, झेलम, चिनाब, यही हुए सारी इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं। पहले एक सरस्वती नदी भी होती थी, ये सारी जितनी भी नदियां हैं
यानी कि आज का मॉडर्न डे जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हरियाणा में नदी नहीं है पर इंडस की प्लेन्स का पार्ट बनता है, ठीक है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, सिंध और पाकिस्तान का पंजाब, ये सारा एरिया, ये जितना भी ये एरिया है, इस सारे एरिया के अंदर अंदर आपके इन्हीं नदियों के आसपास जो शहर बने और हमें इनकी साइट्स मिली, इसलिए हमने इन्हें नाम दे दिया इंडस वैली। ये सारे शहर इसी नदी के आसपास बसाए गए थे, इसलिए इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन क्या होती है? जिसका अपना कोई कल्चर बन जाए, जिसकी अपनी कोई लैंग्वेज, अपना कोई सिस्टम बन जाए, वो होती है सिविलाइजेशन। जैसे आज हम मॉडर्न सिविलाइजेशन में रहते हैं, सारी दुनिया कनेक्टेड है, ऑलमोस्ट सेम सिस्टम्स, सेम कल्चर में एग्जिस्ट कर रहे हैं। मतलब दुनिया में कहीं पे भी ट्रैवल करोगे 19-21 का फर्क होगा, पर कहीं ना कहीं कल्चर कॉमन मिल जाएंगे। तो एक आज कॉमन एक मॉडर्न सिविलाइजेशन सारी दुनिया की बोल देते हैं। उस टाइम आपकी दुनिया बहुत ही टूटे हिस्सों में थी, कनेक्टिविटी कम थी ना, तो इस कारण सिविलाइजेशन अलग अलग बन रही थी। तो ये जो शहर मिले, इनके बहुत ही ज्यादा यूनिक फीचर्स थे। जैसे कि आपके इंडस के सारे शहर शहर थे, मतलब इनके प्रॉपर, ये गांव नहीं थे, ये अर्बन सेंटर्स थे। प्रॉपर अगलों ने सड़कें बनाई थी, प्रॉपर आपके स्टोरेज हाउसेस बनाए हुए थे जहां पे ग्रेन्स रखते थे, प्रॉपर ट्रेड के रूट्स मार्क किए हुए थे, ट्रेड करते थे ये, ठीक है, ट्रेडिंग के लिए बहुत एक्टिव थे ये। उसके बाद फैशन में ये लोग थे, इयररिंग से लेके नेकलेसेस, हर चीज डालते थे ये। और मतलब पूरी की पूरी, जैसे और सिविलाइजेशन के फीचर्स में जैसे सैनिटाइजेशन का कैसे ध्यान रखा हुआ था कि जितने भी आपके सीवेज थे, सबके घर तक सीवेज पहुंचता था, सबके घर में टॉयलेट्स थे। उसके बाद वो सीवेज जितने भी थे वो कवर्ड थे, बंद थे, ताकि बीमारियां ना फैले। उसके बाद गवर्नमेंट के लिए अलग जगहें थी। ये सारे जितने फीचर्स हैं, ये सब कुछ इंडस वैली के इसमें बनते हैं। क्लियर है? तो आपकी ढोलावीरा जो बन गई है, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गई है। हेरिटेज, विरासत, सारी दुनिया की विरासत। तो यूनेस्को के द्वारा, ये यूनाइटेड नेशंस की ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है दुनिया में अवेयरनेस फैलाना चीजों के बारे में, ठीक है। कुछ दिन पहले हमने एक और टेम्पल बारे पढ़ा था, रमापा, कहाँ पे है? थोड़े दिन, पिछले हफ्ते के, इसी हफ्ते के पिछले हफ्ते के करंट अफेयर में था। रमापा टेम्पल है एक आपका तेलंगाना में, वो भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना है। टेंटेटिव लिस्ट से निकल के हेरिटेज साइट बन गई है, वो पहले टेंटेटिव लिस्ट में था, ठीक है, अब वो साइट बन गई। ये बेसिकली ये करंट अफेयर थोड़े थोड़े दिनों बाद क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इस टाइम आपकी वर्ल्ड, ये यूनेस्को की ना एक कमिटी एग्जिस्ट करती है, कौन सी? वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, अपने आप के नाम वही नाम है, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। ये जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है, ये इस टाइम मतलब दुनिया के अलग अलग कंट्रीज में मीटिंग होल्ड करती है, साल में एक बार मिलते हैं ये। इस टाइम ये चाइना में बैठे हुए हैं। सारी जो आपके पुरानी लिस्ट है वो भी रिव्यू हो रही है, और जितने भी और कंट्रीज ने प्रपोजल भेजे हैं, होता क्या है, ये कैसे नॉमिनेट होते हैं, पहले जो भी देश है वो अपने एरिया में, देखो हेरिटेज दो टाइप का हो सकता है, या तो हमारे द्वारा बनाया गया यानी कि मैन मेड, या नेचुरल, आर्टिफिशियल तो वही हुआ, ठीक है। नेचुरल का मतलब कोई बहुत ही यूनिक चीज हुई है जो अर्थ की हेरिटेज को दिखाती है, ठीक है। जैसे आपके सुंदरबंस के जंगल, ठीक है, मानस नेशनल पार्क, कंचनजंगा पहाड़, ये जो चीज है ये इंडिया में नेचुरल है। नेचुरली अपने आप में इनके आसपास कल्चर डेवलप हुआ है, और ये बहुत ही यूनिक है अर्थ की पूरी इन्वायरमेंट के लिए, तो इन्हें नेचुरल हेरिटेज बोल दिया जाता है। और मैन मेड में जैसे ताजमहल हो गया, वो भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जहां पे कोई बहुत ही यूनिक कल्चर डेवलप हुआ है। जैसे आपके विजयनगर की कैपिटल रही है एक साउथ इंडिया में, हम्पी, तो रूइंस ऑफ हम्पी भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है।
वो बहुत ही मशहूर है। वो वहां पे छोटे से छोटे पत्थर को काट काट के उन्होंने बहुत ही सुंदर चीजें बनाई हुई। ठीक है, शहर था पूरा, शहर तबाह हो गया, तभी रूइंस है जो बचा कुचा है पीछे। ठीक है, वो वर्ल्ड से, मैं दो चीजों में कभी कंफ्यूज मत करना, कमिटी एक ही है, वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी। ये दो चीजें होती हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट, साइट होगी कोई एक, जैसे आगरा नहीं किया गया, ताजमहल किया गया, वैसे ही एक होता है वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज। कुछ ऐसे शहर जो बहुत ही पुराने टाइम से एग्जिस्ट करते हैं और ह्यूमन एवोल्यूशन का कोई फेस रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे लिवरपूल अभी लिस्ट से ना निकाला गया है। पहले उसे डाला क्यों गया था? क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम ना आपके मैनचेस्टर और लिवरपूल, यहां पे जो सबसे पहले यहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगी थी। ठीक है, ब्रिटेन में सबसे पहले हुई थी और ब्रिटेन में ये जो शहर थे ये सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइज कर रहे थे अपने आप को। अब इसे निकाला क्यों गया? देखो होता क्या है, जब तुम इस लिस्ट में, चाहे ये साइट की लिस्ट में आ जाओ चाहे सिटी की लिस्ट में आ जाओ, ये दोनों अलग अलग लिस्ट है, अगर इस लिस्ट में आ गए ना, ये जो प्रेमिसेस होगा, कोई भी जो चीज बनाई गई है जो इसकी लिस्ट में आ गई, उसमें तुम कोई बड़ा मेजर चेंज नहीं कर सकते। उन्होंने लिवरपूल में क्या किया है, नए स्टेडियम्स, नई बिल्डिंग्स, सब कुछ के अप्रूवल्स देने शुरू कर दिया, और वो अब नए स्टेडियम सब कुछ बन गए हैं वहां पे। ठीक है, लिवरपूल की टीम भी है, उनके लिए नया स्टेडियम बना दिया गया है, सब कुछ, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वो मॉडिफाई कर रहे हैं। तो जो हेरिटेज थी वो तो खत्म कर दी ना, उन्हीं को तोड़ के तो नई चीजें बना रहे हैं, तो इसलिए वो लिस्ट से निकाल दिया गया। अगर तुम हेरिटेज नहीं प्रिजर्व करोगे तो लिस्ट से निकाल ले जाओगे, और अगर वो हेरिटेज है तो वो लिस्ट में बना रहेगा। अब मैं ये बताने लगा हूं लिस्ट से होता क्या है। लिस्ट से एक्चुअली होता कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए है और दुनिया को दिखाने के लिए है कि हमारे यहाँ पे कितनी पुरानी सिविलाइजेशंस है, तो टूरिज्म और बढ़ता है। और दुनिया को, अगर हम कोई कंजर्वेशन का एफर्ट उठाते हैं, लेट्स सपोज कोई जगह थी वहां पे हमने स्टेप्स उठाए और खराब हो रही थी पूरी जगह, लेट्स सपोज जैसे ताजमहल का पत्थर हम कह रहे हैं येलो होता जा रहा है, पर हम उसे प्रिजर्व कर रहे हैं, तो वो दुनिया भर के न्यूज़पेपर्स उसे कंजर्व, मतलब प्रिंट करेंगे कि इंडिया की गवर्नमेंट कैसे कंजर्व कर रही है। तो वो एक पॉपुलैरिटी बनती है गवर्नमेंट के लिए। खर्चा तुम्हें ही करना है, जिस कंट्री में वो साइट है, जिस कंट्री ने उसे, तभी तो कंट्री खुद नॉमिनेट कर रही है, वो सिर्फ फाइनली उसे चूज करेंगे। टेंटेटिव लिस्ट का मतलब होता है इसे कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो पहले जब कोई कंट्री नॉमिनेट करती है वो आती है टेंटेटिव लिस्ट, उसके बाद ये आपकी वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी उस कंसिडरेशन को देखती है, उसका सारा पेपर वर्क देखती है और फिर जाके उसे अप्रूव कर देती है। ठीक है, और जो तुमने पेपर वर्क सबमिट किया था, अगर वो पेपर वर्क के बाद उस जगह पे चेंजेस करोगे, निकाल दिए जाओगे। तो इस कारण एक्चुअली जो डेवलपमेंट है, अब यहाँ पे बात आ जाती है, हेरिटेज बचाएं या डेवलपमेंट करें। क्योंकि अगर नई बिल्डिंग्स, नया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाओगे तो शहर अपने आप पिछड़ता जाएगा। तो डेवलपमेंट करनी भी जरूरी है, पर दूसरी साइड ये कहते हैं हेरिटेज बचा के रखो। जगह थोड़ी, शहरों की नई जगह थोड़ी आ रही है, शहर बाहर को एक्सपैंड जरूर कर रहे हैं, पर शहर का जो सेंटर रहता है उसमें नई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए पुराने को तो तोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर कल तुम्हारे बोला जाए कि लेट्स सपोज जैसे चंडीगढ़ की बात करें तो 17 सेक्टर धीरे धीरे अपनी ग्लो खो गया, मॉल्स बने हैं तो 17 सेक्टर के अपने नंबर ऑफ विजिटर्स कम हो गए। अब कल अगर गवर्नमेंट चाहेगी कि से और चेंजेस किए जाएं, सब कुछ किए जाए, वो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उसे चंडीगढ़ की हेरिटेज मार्क करके रखो। तो तभी वो जो बिल्डिंग्स हैं उन्हें चाहे जंग लग रहा है, कुछ भी लग रहा है, वैसे ही वैसी खड़ी है। ठीक है, उन्हें बस ज्यादा पेंट कर देते हैं, और अपने आप में ऐसा नहीं है कि तुम बिल्डिंग तोड़ के कल, अगर लेट्स सपोज बाकी सारे चंडीगढ़ में 8 फ्लोर्स बनाने की परमिशन आ जाती है, तो तब भी वहीं पे रहेगी। ठीक है, तो ये हेरिटेज बनने से नुकसान है कि डेवलपमेंट नहीं आती, तो ये अपने आप में हो जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पे ढोलावीरा बारे ये सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, और ये चीज याद रखना, हरियाणा में जो साइट है उसका क्या नाम है? राखीगढ़ी। यहाँ पे एक बहुत ही डिटेल में ये आपकी मैप में ये सब कुछ शो किया हुआ है। ठीक है, तो
जैसे ये रहा गुजरात और ये रहा ये रहा ढोलावीरा। ठीक है, ये गुजरात के पूरे इसमें। ठीक है, तो ये रण ऑफ कच्छ में पड़ता है, ये पूरा रण है, रण ऑफ कच्छ में ही आपका ढोलावीरा पड़ता है। ठीक है, हाँ जी, ड्राई एरिया। किसी जमाने में, अब फिर अभी तो मैंने बताया कि अगर ये ड्राई एरिया है तो फिर यहाँ पे इंडस वैली की साइड क्या कर रही है। किसी जमाने में यहाँ पे ना सरस्वती रिवर फ्लो करती थी, वो जब ड्राई अप हो गई, यहाँ के ये सारे शहर राजस्थान मतलब जो है वो सारे डेजर्ट बन गए। किसी जमाने में यहाँ पे सरस्वती कोई रिवर के रिकॉर्ड रहे हैं, और उस रिवर को जो हमारे पुराने रिकॉर्ड्स में रेफर किया गया वो सरस्वती रिवर रेफर किया गया। तो यहाँ पे कोई रिवर रही है। ठीक है, तो उसके साथ थे वो, वहां पे अब रिवर ही नहीं बची है, कुछ नहीं है वहां पे। ठीक है, पुराने रिकॉर्ड्स और पुराने वहां पे जो थोड़ी आर्कियोलॉजिकल खुदाई की गई तब पता चला यहाँ पे कभी रिवर फ्लो करती थी, अब नहीं करती। ठीक है, तो ये सब कुछ। नेक्स्ट इज कटलास एक्सप्रेस 2021। ये क्या होती हैं? ये आपकी मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पेपर में अलग अलग, जैसे हम कई कंट्रीज के साथ कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं, हमारी नेवी, एयरफोर्स या मिलिट्री उनके देश जाती हैं, जो वो हमारे देश आते हैं और एक साथ मिलके करते हैं। जैसे एक इंडिया, जापान और यूएसए की बहुत फेमस एक्सरसाइज है नेवी की। कौन सी? मालाबार। ये ना तुम, ये करंट अफेयर आएगा अक्टूबर या नवंबर में, ये हर साल होती है, ये एक्सरसाइजेस हर साल होती हैं। ये मिलिट्री एक्सरसाइजेस हम करते क्यों हैं? देखो, जब दो मिलिट्रीज एक साथ काम करेंगी या नेवीज एक साथ या एयरफोर्स एक साथ काम करेंगी, लेट्स सपोज फ्यूचर में हमें कोई वॉर का सिनेरियो आता है, हमें एक तरह से पहले से कोऑर्डिनेशन बनी होगी कि हम एक साथ दोनों मिलिट्रीज लड़ पाए। ठीक है, कोऑर्डिनेटेड अटैक कर पाए किसी पे। दूसरा, एक दूसरे की टेक्निक सीखेंगे तो दूसरे लर्निंग मिलती है। ठीक है, तो और सबसे बड़ी मतलब जिस मोटिव से ये किया जाता है कि हमारी नेवी, एयरफोर्स और मिलिट्रीज एक दूसरे से कनेक्ट करें, तो इसीलिए ये एक्सरसाइजेस की जाती हैं हर साल। जैसे ये तो बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है ये, इसलिए चाइना को बहुत बड़ी ऑब्जेक्शन होती है, क्योंकि जापान, इंडिया और यूएसए तीनों मिलके एक्सरसाइजेस करते हैं। और करते कहाँ है? जैसे लास्ट ईयर जो एक्सरसाइज की, चाइना के बिल्कुल यहां जाके एक्सरसाइजेस करते। ठीक है, तो चाइना को बड़ी तकलीफ होती है। चाइना को तो पहले ही तीनों कंट्री से प्रॉब्लम है, चाइना को चारों से, इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया से भी प्रॉब्लम है। ऑस्ट्रेलिया थोड़े सालों से हिचकिचा रहा है इसे ज्वाइन करने को, बीच बीच में कभी विजिटिंग गेस्ट बन जाता है। लास्ट ईयर आया था जैसे ऑस्ट्रेलिया, लास्ट ईयर गेस्ट था ऑस्ट्रेलिया। जब चारों जुड़ जाते हैं ना, तब चाइना को बहुत ज्यादा चिढ़ मचती है। चाइना लगातार फिर आपके एक आता होता है, मतलब पक्की खबर आती होती है, चाइना कहता है कि ये जो वर्ल्ड की पावर आपस में जुड़ रही हैं, एंटी चाइना जो कोलिजन्स हैं, ये एक पॉजिटिव ग्रोथ नहीं है, चाइना सिर्फ पीस चाहता है, ये सब कुछ। और हम भी तो देखो जानबूझ के वहीं जाके करते हैं। जैसे लास्ट ईयर होता क्या है, जिस कंट्री का एरिया है, जो जो कंट्री पार्टिसिपेट कर रही है उनके एरियाज में जाके हम ये एक्सरसाइज करते हैं। तो यहाँ पे जो जापान के आइलैंड पड़ते हैं, और वो वाले आइलैंड जापान के जो चाइना डिस्प्यूट करता है, जिनपे चाइना भी क्लेम करता है, उनके पास में एक्सरसाइजेस कर रहे थे। अब अगली बारी शायद अब यूएसए की है, यूएसए की भी यहाँ पे टेरिटरीज है, यही करेंगे एक्सरसाइज। ठीक है, फिर इंडिया की बारी आएगी, तब ये जो एरियाज है यहाँ पे, जो आपके अंडमान के एरियाज पड़ते हैं ना, यहाँ पास में एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पे इंडिया के पास एक बहुत ही पॉजिटिव चीज है, अंडमान और निकोबार इंडिया के लिए गोल्डन आइलैंड्स है, जिन्हें कहते हैं कि कभी भी डूबने वाली सबमरीन है, जो कभी भी डूब नहीं सकती, क्योंकि इनके ऊपर वेपन्स लगा लो, ये कौन सा डूबेंगे आइलैंड्स। और इसका सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस क्या है कि यहाँ पे ये देखोगे ना कभी मैप में, ये बहुत ही पतला सा रास्ता खुलता है अंडमान एंड निकोबार के, जहां अंडमान निकोबार का माउथ है,
वहां पे ये रास्ता खुलता है, इंडोनेशिया सिंगापुर इस साइड से। तो यहाँ पे दुनिया की सारी शिप्स जो है ना उसे इस रास्ते से पास करना पड़ता है। तो इंडिया के पास सबसे बड़ा, ये क्यों इसे माना जाता है, ये एक चोकिंग पॉइंट है। जैसे जितनी भी आपकी तेल की सप्लाई चाइना को जानी है, सऊदी अरेबिया से घूम के यहीं से जाना है। इसे कहते हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का, लिख भी देता हूं, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ये जो इलाका है ये इंडिया इसी चीज के लिए रखता है कि लेट्स सपोज कभी चाइना के साथ वॉर होगी तो हम इसे कट ऑफ कर देंगे। तो जो चाइना को पेट्रोल डीजल इन सारी चीजों की, क्रूड ऑयल की सप्लाई जानी है वो सारी कट जाएगी। ठीक है, अपनी नेवी यहां लगा देंगे, रास्ता बंद। ठीक है, चाइना को पास ही नहीं करने देंगे। दूसरा, आइलैंड्स के ऊपर मिसाइल्स रख लो, जितनी लॉन्च करनी है करी जाओ जहां मर्जी। ठीक है, हमें समुद्र में उतरने की भी जरूरत नहीं है इन्हें कंट्रोल करने के लिए, हम आइलैंड पे बैठे बैठे कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए इंडिया की जो सबसे पहली ट्राई कमांड का मतलब है जहां पे नेवी, एयरफोर्स और मिलिट्री तीनों का जॉइंट सेंटर बनता है, वो अंडमान एंड निकोबार में ही बनाया गया था। अब और भी बनाए जा रहे हैं, पर सबसे पहले वहां पे बनाया गया था, और वो तो बहुत ही पुराना है मतलब। ठीक है, क्लियर है। तो ये जो अब कटलास एक्सप्रेस है, ये इंडिया की आउटरीच है नेवी के द्वारा अफ्रीका के, ये ईस्टर्न अफ्रीका की कंट्रीज के लिए। और पेन से करता हूं, ये आपके ईस्टर्न अफ्रीका से, मैप ज्यादा डार्क है। ये जो ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज हैं, और हमारा इंडिया ये आ गया। इंडियन ओशन के एक तरह से सिक्योरिटी को देखते हुए यहां पे जो देश पड़ते हैं जैसे कीनिया, तंजानिया, जिबाउटी, ये जो देश हैं, सेचल्स, हम ना इनके साथ खास फ्रेंडशिप बना के रखते हैं, क्योंकि अगर ये सारे देश हमारे दोस्त बने रहेंगे ना, ये इंडिया का ये वाला सारा पोर्शन सेफ रहेगा। जैसे ये सेचल्स जैसे देश तो हमारे लिए बहुत ही खास है। सेचल्स बहुत ही छोटा सा आइलैंड है, पर सेचल्स के ऊपर इंडिया की इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, और इसका हमें रिटर्न भी मिलता है। जैसे सेचल्स की गवर्नमेंट ने हमें वहां पे रडार लगाने की भी परमिशन दी हुई है, तो हमने वहां पे नेवी के रडार्स लगाए हुए हैं। तो कोई भी एक, यहाँ पे हमारे अपने लक्षद्वीप एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो यहां से जितनी मॉनिटरिंग करनी होती है कि चाइना की कौन सी शिप कहाँ जा रही है, पाकिस्तान, चाइना, इनकी कोई भी, वो यहाँ पे हम देख लेते हैं। इस साइड से हमें सेचल्स का रडार काम कर देता है। तो हम ये पूरा एरिया, हमारी क्योंकि नेवी इतनी बड़ी नहीं है कि हम बहुत दूर तक इसे स्ट्रेच कर पाए, पर ये जो अलायंस है और खासकर जो मॉनिटरिंग डिवाइसेस हैं, इसके कारण हम पूरे एरिया को सर्वे कर पाते हैं। यहाँ पे अपनी नेवी वैसे प्लेस कर दो, हम हर जगह सर्वे कर पाते हैं। इसी तरीके से हम अपने पूरे पूरे इंडियन ओशन को अभी फिलहाल के लिए इंडिया डोमिनेट करता है। ठीक है, क्योंकि हमने आसपास के सारे देशों से फ्रेंडली रिलेशंस बना के रखे हैं। तो ये जो एक्सरसाइज है, ये आपके ईस्टर्न अफ्रीकन नेशंस और इंडिया के बीच में है। ठीक है, नेवीज के बीच में, ये नेवल एक्सरसाइज है। ठीक है, क्लियर है। ये इसकी सारी इंफॉर्मेशन यहीं पे इसी तरीके से लिखी हुई है, कटलास एक्सप्रेस। आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आते होते हैं, जैसे कि मतलब ये पेपर में ऐसा नहीं है रैंडमली कहीं से भी आ जाएंगे, जो करंट अफेयर में रही होगी। जैसे एक मैं बताता हूं, ये आपने ढूंढ के आनी है, मैं लिख देता हूं। एक तरह से ब्रेक में, छोटा सा ही काम है, ब्रेक में ढूंढ के लिखा। नोमैडिक एलिफेंट, एक तो इंडिया ही है, दूसरा कौन सा देश है, और एयरफोर्स है, नेवी है, जब मिलिट्री है, ये ढूंढ के रखना। सर्च करोगे गूगल पे डायरेक्टली मिल जाएगा। ठीक है, पर यही चीज है, थोड़ा सा वैसे ही कुछ काम तुम्हें देने के लिए। ठीक है, तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। किसी भी करंट अफेयर में किसी को कोई भी डाउट हो? नहीं, ये थे आपके आज के